साथियों, आज के इस लेक्चर्स में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का कुछ ऐसे लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि आपके बिहार बोर्ड एग्जाम 2025 में 100% पूछे जाएंगे। चलिए आज के इस लेक्चर्स को करते हैं फटाफट से स्टार्ट। जो भी स्टूडेंट आज की इस वीडियो को देख रहे हैं फटाफट से लाइक कर दीजिएगा और एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करने का जरूर प्रयास कीजिएगा। चलिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट अति महत्वपूर्ण जो शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम के लिए, वो सभी आज के इस लेक्चर्स में हम कवर करने का प्रयास करते हैं। पहला नंबर सवाल क्या है आज के इस लेक्चर्स का, ध्यान देंगे कि एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है। ये प्रश्न जो है बीवीआई है और प्रीवियस ईयर के एग्जाम में लगातार कई बार ये सवाल आपसे पूछा गया कि एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है ये क्या है। चलिए इस पर फोकस करते हैं, क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये पहला नंबर सवाल आज का लेक्चर्स का रहने वाला है जो कि पॉलिटिकल साइंस से है। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल एक स्वयंसेवक संगठन है। क्या है? एक स्वयंसेवक संगठन है, याद रखिएगा। क्या एमनेस्टी यहाँ पे इंटरनेशनल है, क्या है? स्वयंसेवक क्या है यहाँ पे संगठन है। यह पूरे विश्व में मानवाधिकार की रक्षा के लिए अभियान चलाता है। क्या करता है? मानव अधिकार के रक्षा के लिए अभियान चलाता है एमनेस्टी। ठीक है, यह संगठन जो है मानवाधिकार से जुड़ी रिपोर्ट तैयार और प्रकाशित करता है। रिपोर्ट को तैयार करता है और उनको पब्लिक में प्रकाशित करने का भी कार्य करता है। कौन? एमनेस्टी। सरकार को ये रिपोर्ट अक्सर नागवार लगती है। नागवार मतलब गलत लगती है रिपोर्ट, उनके विरोध में है ये जो एमनेस्टी इंटरनेशनल जो चल रहा है ये सरकार के विरोध में, क्योंकि एमनेस्टी का ज़्यादा जोर सरकारों द्वारा किए जा रहे दुर्व्यवहार पर होता है। यानी अगेंस्ट टू, यहाँ पे सरकार के अगेंस्ट जो है ये जो है एमनेस्टी चलती है, इसलिए इसको नागवार लगता है किसको? सरकार को। और बहरहाल ये रिपोर्ट मानवाधिकार से संबंधित अनुसंधान और तरफदारी में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये रहा आज का पहला नंबर सवाल जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको जरूर अपने कॉपी में नोट कीजिएगा, साथ ही साथ इसको जो है 2-3 बार रटने का प्रयास करें ताकि आपको ये माइंड में सेट हो जाए और ऐसे क्वेश्चंस को 100% याद करें। ये प्रीवियस ईयर में कई बार आपसे पूछा गया है। न विश्वास हो तो क्वेश्चंस बैंक उठाए और वहाँ से देखने का प्रयास करें। ये सवाल आपसे बहुत बार पूछा गया है, तो एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे की ओर बढ़ेंगे हम लोग दूसरा नंबर सवाल की ओर। दूसरा नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने ये है कि भारत में दलित राजनीति की मुख्य तत्व बताइए। यहाँ पे पूछा गया है कि भारत में जो है दलित राजनीति की क्या बताना है आपको? मुख्य तत्व बताइए। ये सवाल में आपसे पूछे जा रहे हैं, दूसरा नंबर सवाल है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर में ये कई बार सवाल आपसे पूछा गया। चलिए आंसर में क्या है कि मंडल आयोग के विफलताओं के अनुरूप जो है 1980 के दशक में दलित जातिया के राजनीतिक संगठन का भी उभार हुआ। भारत में जो दलित राजनीति है उसका मंडल आयोग की विफलताओं के अनुरूप जो है 1980 के दशक में दलित राजनीति का क्या हुआ? यहाँ पे राजनीति संगठन का भी उभार हुआ। 1978 में यहाँ पे बामसेफ यानी बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी क्लासेज एम्प्लॉइज फेडरेशन का गठन हुआ। यह सरकारी कर्मचारियों का कोई साधारण सा ट्रेड यूनियन नहीं था। इस संगठन ने बहुजन यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक की राजनीतिक सत्ता की जबरदस्त यहाँ पे तरफदारी की। काशीराम और रामविलास पासवान तथा मायावती दलित राजनीति के मसीहा बने। क्या बने? दलित यहाँ पे राजनीति के क्या बने? ये लोग मसीहा बन गए। तो ये रहा दूसरा नंबर क्वेश्चन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर में लगातार पूछे गए। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन पर फोकस करते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। सवाल क्या है कि वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभाव का वर्णन करें। वैश्वीकरण के जो सकारात्मक प्रभाव है उसका हमको यहाँ पे क्या करना है? तो वर्णन करना है। आंसर में क्या लिखेंगे? अगर आपके सामने 2 नंबर में पूछा जाए तो 2 से 4 लाइन लिखने का प्रयास करें, उससे ज़्यादा ना लिखें। लॉन्ग क्वेश्चंस में अगर आपसे पूछा जाए तो कम से कम एक पेज तो लिखना बिल्कुल जरूरी होता है। चलिए, कुछ मायनों में वैश्वीकरण के फलस्वरूप राज्य की ताकत में इजाफा हुआ है। अब राज्यों के हाथ में जो है अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी मौजूद है, जिसके बूते राज्य अपने नागरिकों के बारे में सूचनाएं जुटा सकता है। इस सूचना के दर पर राज्य ज़्यादातर कारगर ढंग से काम कर सकते हैं, उनकी क्षमता बढ़ी है, कम नहीं हुई। इस प्रकार नई प्रौद्योगिकी के परिणाम स्वरूप जो है राज्य अब पहले से ज़्यादा ताकतवर है। यानी वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभाव के बारे में अगर जब वर्णन करने के लिए आपसे कहा जाए तो ये इसके फलस्वरूप राज्य के ताकत में इजाफा हुआ, इस पर आप चर्चा करेंगे। और राज्य के हाथ में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी मौजूद है, यानी अत्याधुनिक यहाँ पे सामान्य जो है राज्य के पास है, अनेक प्रकार के प्रौद्योगिकी मौजूद है, जिससे वो राज्य के अपने नागरिकों के बारे में सूचनाएं जुटा रहे हैं और इस सूचना के दम पर जो क्या करते हैं वो कारगर ढंग से काम करने का प्रयास करते हैं और उनकी जो क्षमता होती है वहां तक वो पहुंचने का प्रयास करते हैं।
तो यही था वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभाव का वर्णन। ये भी उम्मीद है कि आपसे ये 2 नंबर वाले सवाल में पूछे जाएंगे, याद रखिएगा। कितने वाले? 2 नंबर वाले सवाल में 100% ऐसे सवाल जो है पूछे जाते हैं, इसको जरूर नोट कर लीजिएगा अपने नोटबुक में। चलिए चलते हैं अगला, सामूहिक सुरक्षा क्या है, इस पर चर्चा करते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर में पूछा गया सवाल है। सामूहिक सुरक्षा क्या है? तो सामूहिक सुरक्षा यानी कलेक्टिव सिक्योरिटी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। कलेक्टिव सिक्योरिटी विश्व के सभी या लगभग सभी देशों की यह वचनबद्धता है कि वे किसी भी आक्रामक देश को पराजित करने के लिए सामूहिक प्रयास करेगा। क्या करेगा? आक्रामक देश को पराजित करने के लिए सामूहिक प्रयास करेगा। इसी को हम लोग सामूहिक सुरक्षा बोलते हैं। अगर 2 नंबर में पूछा जाए तो इतना अगर आप लिख देते हैं शुरू की लाइन से लेके यहाँ तक, तो काफ़ी आपके लिए रहने वाला है। अगर 5 नंबर में पूछा जाए तो थोड़ा डिटेल्स में भी लिखना बनता है। चलिए हम दोनों देख लेते हैं, ताकि ये दोनों में अगर पूछा जाए तो, अगर 2 नंबर में पूछा जाए तो जितना था हमें अभी यहाँ पे बताया वहाँ तक लिख सकते हैं। अगर 5 नंबर में पूछा जाए तो कम से कम 1 पेज लिखने का प्रयास करें। सामूहिक सुरक्षा कहने का मतलब होता है, अगर कोई देश जो है किसी एक देश पर आक्रमण कर रहा है और बिना किसी दोष के, तो वहाँ पे क्या करता है, सभी देश मिलकर इसके विरुद्ध जो है यहाँ पे सामूहिक प्रयास करता है आक्रामक देश को पराजित करने के लिए, उसको हराने के लिए। इस व्यवस्था में कोई पूर्व निर्धारित शत्रु नहीं होता। पूर्व निर्धारित यानी पहले से निर्धारित कोई भी शत्रु नहीं होता। कोई भी देश आक्रामक हो सकता है। समस्त विश्व समुदाय से यह अपेक्षा की जाती है कि सभी देश मिलकर संयुक्त राष्ट्र के झंडे तले अपने में से ही निकले किसी आक्रामक देश को पराजित करने का सामूहिक प्रयास करेंगे। मतलब आक्रमण करने वाले देश को यह ज्ञात होना चाहिए कि उसे समस्त अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की शक्ति का सामना करना पड़ेगा। इस प्रकार सामूहिक सुरक्षा की अवधारणा का आशय है किसी एक के लिए सभी तथा सबके लिए प्रत्येक, यानी वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन। मान लीजिए अगर भारत जो है अगर अभी जो है ये यहाँ पे पाकिस्तान पर हमला करने लगे लगातार और अन्य देश के बातों को जवाब न दे, तो बगल से अमेरिका, चीन, अन्य अन्य जो देश हो गए वो क्या होगा, भारत पर आक्रमण हो जाएगा। और ये बिना बिना किसी सोचे समझे जो है भारत को दबाव में लाने का प्रयास करेगा कि आप किसी भी देश पर जो है बिना किसी देश के आक्रमण नहीं कर सकते। तो यही कहता है कि सामूहिक सुरक्षा के लिए अवधारणा का आशय है कि किसी एक के लिए सभी, किसी एक के लिए यानी जैसे पाकिस्तान पर अगर हमला होगा तो उसके लिए सभी बोलेगा, और तथा सबके लिए प्रत्येक, यानी वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन। यह तो शांति भंग के विरुद्ध पारस्परिक बीमा है। यह एक संयुक्त कार्यवाही की ऐसी मशीनरी है जिसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था पर आक्रमण को रोका या विफल किया जा सकता है। चलिए आगे को भी कुछ देख लेते हैं। इसमें तो कहता है कि सामूहिक सुरक्षा की अवधारणा सब देशों के संप्रभुत्व, समानता और किसी भी आक्रमण के विरुद्ध संयुक्त मोर्चा बनाने की इनकी इच्छा पर आधारित है। तो ये रहा, ये 5 नंबर में इम्पोर्टेंट माने जाते हैं और पूछा भी गया है तो 5 नंबर में ही। तो ऐसे सवाल जो है 100% आपसे 5 नंबर में ही पूछे जाएंगे। जरा इस पर आप फोकस कीजिएगा। और 5 नंबर क्वेश्चंस क्या पूछे जा रहे हैं जरा ध्यान देंगे, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सवाल क्या पूछे जा रहे हैं कि विदेश नीति से आप क्या समझते हैं। विदेश नीति से क्या समझते हैं, तो किसी भी देश का व्यवहार व्यक्ति के व्यवहार जैसा ही होता है। जिस प्रकार किसी व्यक्ति के व्यवहार को उसका व्यक्तिगत हित प्रभावित करता है, उसी प्रकार से एक राष्ट्र का व्यवहार भी उसके राष्ट्रीय हित से प्रभावित होता है। अगर अमेरिका भारत के साथ सहयोगी करे और भारत से ताल मिलाकर चले तो ये उनका व्यवहार अच्छा है। अगर न मिलाए, टक्कर की सामना करे तो ये व्यवहार हट जाता है। तो एक व्यक्ति जैसे मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच व्यवहार अच्छा है तो ये व्यक्तिगत व्यवहार हो गया, ये व्यक्तिगत नीति होगी। अगर अमेरिका और भारत के बीच रिश्ते अच्छा है तो इसको हम लोग कहते हैं कि किसी देश के बीच व्यवहार। ठीक है, तो इसी प्रकार एक राष्ट्र का व्यवहार भी है, उसके राष्ट्र हित में प्रभावित होता है। और विश्व में बढ़ते हुए अंतर्राष्ट्रीयवाद में एक देश के दूसरे देश के साथ जो होते हैं संबंधों में विस्तार हुआ है। जैसे हमारे मोदी जी अभी विभिन्न देश में जाते हैं और अपने संबंध को मजबूत करके आते हैं ताकि भविष्य के लिए अच्छा रहे। चलिए, आपस में आदान प्रदान या सहयोग के अनेक क्षेत्रों का विकास हुआ। जिन बातों को ध्यान में रखकर वह जिस नीति के तहत कोई राष्ट्र अन्य देशों के साथ जो है अपने संबंध तय करता है उसे उस देश की विदेश नीति कहते हैं। एक देश के अन्य देश के साथ विभिन्न क्षेत्रों में संबंधों को अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहते हैं, जिनका स्वरूप लगातार बढ़ता जा रहा है।
तो ये रहा आपके 5वां नंबर सवाल। उम्मीद है कि सवाल को अगर आप एक बार रीड कर लेंगे पूरी तरीके से तो सवाल को आप भूल ना पाएँगे और पूरी सवाल आपके माइंड में सेट हो जाएगी। तो ऐसे प्रश्न को जो है ज़रूर याद रखें और 2 से 3 बार पढ़ें, ऐसे सवाल आपको 100% जो हो याद हो जाएगा। चलिए 6 नंबर सवाल क्या पूछे जा रहे हैं, ज़रा ध्यान देंगे कि जल प्रदूषण का क्या कारण है? ये भी सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट बनता है। अभी एनवायरनमेंट से जो भी प्रश्न पूछे जाएँगे वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहते हैं। इस पे फोकस करना बहुत ही ज़रूरी है। जल प्रदूषण से क्या कारण है? तो आंसर में है कि भारत में जल अनेक कारणों से प्रदूषित होता है। इसके अनेक कारण हैं। पहला कारण पर फोकस करेंगे तो कृषि क्षेत्रों में जो है अनेक रसायनों का उपयोग होता है, केमिकल का उपयोग होता है। ये रसायन वर्षा में घुलकर नदियाँ, झील, तालाब आदि में मिल जाते हैं और जल को प्रदूषित करते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये रहा आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट एनबीवीआई। चलिए दूसरा नंबर पॉइंट है कि नदियों में साबुन से स्नान और कपड़े धोने से जल प्रदूषित होते हैं। इसीलिए विभिन्न प्रकार की जो नदी है वहाँ पे बोर्ड लगाई जाती है कि नदियों में साबुन का इस्तेमाल न करें, गंदे कपड़े न धोएं। चलिए 3 नंबर यहाँ पे तीसरा नंबर पॉइंट है जल प्रदूषण होने का कि प्राकृतिक कारक जैसे मृदा अपरदन, भूस्खलन, ज्वालामुखी उदागरों से भी जल प्रदूषण होता है। और चौथा है कि समुद्र में पेट्रोलियम के खनन के समय जो तेल के रिसाव से समुद्री जल प्रदूषित भी होते हैं। तो ये भी रहा। और 5वां नंबर पॉइंट ये है आपकी स्क्रीन के सामने, कई पॉइंट है। 5वां नंबर पॉइंट क्या कहता है कि आणविक ऊर्जा के उपयोग से रेडियो सक्रिय पदार्थ जल को प्रदूषित करता है। जो आणविक ऊर्जा होती है उनका जो स्रोत होता है वो रेडियो सक्रिय पदार्थ जो जल में प्रदूषित कर देता है। और अगला है 6 नंबर की नगरों का मल जल और औद्योगिक कचरा जल स्रोतों के सबसे बड़े प्रदूषक माने जाते हैं और ये सबसे भयावह जो है यही माना जाता है। जितने भी शहर है वहाँ से कचरे लाए जाते हैं और वो जल में डाल दिए जाते हैं जिससे कि जल प्रदूषित हो जाता है। चलिए 7वां नंबर है कि अधजली या बिना जली लाशें, राख, लकड़ी या इत्यादि नदी में बहा दिए जाते हैं जिससे जल प्रदूषित हो जाता है। देखते हैं आप लोग गंगा के तट पे विभिन्न प्रकार के लाशें को जलाई जाती है और अधूरा लाश को ही गंगा में यहाँ पे छोड़ दिया जाता है। तो अधजली या बिना जली भी कह सकते हैं, बहुत सारे ऐसे लाश है जो बिना जले ही दहाती रहती है गंगा में। तो ये सभी जल को प्रदूषित करने का कार्य करता है। नदियों के तट पर धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्मेलन से भी जल प्रदूषित होता है। और गांव और शहरों में शौचालय की कमी से जल प्रदूषित होता है, ये भी याद रखेंगे। चलिए 7 नंबर सवाल क्या है कि लोकतंत्र में मतदान का क्या महत्व है? तो मतदान व्यवहार सफल जनतंत्र के लिए आवश्यक माना जाता है। सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक तत्व भारतीय मतदान व्यवहार को प्रभावित करते हैं। इसी से देश के संसदीय प्रणाली चलता है। 18 वर्ष पूर्व होने पर कोई भी व्यक्ति चुनाव में मतदान कर सकता है, जिसे राजनीतिक दलों तथा चुनाव आयोग की भूमिका होती है। जातीय व्यवस्था और ध से अथवा संप्रदाय ने भारत आम चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इससे भारतीय मतदान व्यवहार को बड़े पैमाने पर प्रभावित किया है। तो ये है आपके सामने 7 नंबर लोकतंत्र में मतदान का क्या महत्व होता है। तो सिंपल भाषा में कहेंगे कि लोकतंत्र में मतदान का महत्व है कि आप कैसे नेता को चुन रहे हैं और ये आपके 18 साल जब पूर्ण हो जाते हैं तब आप लोकतंत्र में अपना मत दे सकते हैं। इसी को मतदान बोलते हैं। तो अपने सामाजिक, राजनीतिक में आर्थिक व्यवहार कैसा है उस नेता के प्रति और वो नेता जो है कैसे व्यवहार के है, इस सभी को देखते हुए हम लोग क्या करते हैं, लोकतंत्र में मतदान करते हैं। 8 नंबर सवाल क्या है कि लोक अदालत क्या होता है? ये भी सवाल है कि लोक अदालत क्या होता है सर? ये भी आपसे पूछे जाते हैं। तो लोक अदालत एक ऐसा मंच है जहाँ न्यायालय में लम लंबित मुकदमे के रूप में दाखिल नहीं किए गए मामले का सौहार्दपूर्ण तरीके से निपटारा किया जाता है। कहने का मतलब है जो आपके गांव में पहले पंचायत हुआ करता था उसी को आज की भाषा में लोक अदालत बोला जाता है। तो लोक अदालत ऐसा है जो न्यायालय में यानी जो आपके कोर्ट में जिस लंबित मुकदमे के रूप में दाखिल नहीं हुए वहाँ पे मतलब उस केस को नहीं पहुंचाया गया तो वैसे केसों को सौहार्दपूर्ण यानी शांतिपूर्वक निपटारा किया जाता है लोक अदालत में। यह सामान्य न्यायालयों से अलग होता है क्योंकि यहाँ विवादित पक्ष के बीच परस्पर समझौता के माध्यम से विवादों का समाधान किया जाता है। दोनों पक्ष के बीच लोग बैठते हैं और इसको समाधान करने का प्रयास करते हैं।
वर्तमान समय में न्याय मिलने में जहां अधिक समय लगता है, वहां लोक अदालत या न्याय व्यवस्था से का सुलभ साधन है। तो हम तो कहते हैं कि यहाँ पे लोक अदालत न जाकर अगर लोग यहाँ सॉरी यहाँ पे न्यायालय न जाकर अगर लोक अदालत जाए तो ये काफ़ी आपके लिए अच्छा होगा। पंचायत ही आपके लिए सबसे बेस्ट साधन है। नहीं तो आजकल के ज़माने में बहुत सारे ऐसे नेता है या बहुत सारे ऐसे करप्ट ऑफिसर बैठे हुए हैं जो आपको यहाँ पे नोच नोच के खा जाएगा, याद रखिए। तो 9 नंबर सवाल पर चले और ग्राम सभा क्या है ये भी पूछा जा सकता है। लोक अदालत आपने देख लिया, ग्राम सभा भी सेम टू सेम लोक अदालत की जैसा ही है। तो पंचायती राज व्यवस्था की मूल इकाई ग्राम सभा को माना जाता है। पंचायती राज की व्यवस्था की मूल इकाई क्या है? ग्राम सभा है। ग्राम सभा की बैठक वर्ष में 2 बार आयोजित करने का प्रावधान है। ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता प्रधान द्वारा की जाती है। तो यहाँ पे प्रधान कौन होता है? पंचायत का जो मुखिया होता है वो प्रधान होता है। और देखते होइएगा कि अभी जो मुखिया बना है वो लगातार जो है 6 मंथ पे ग्राम सभा करता है और वो पंचायत को बुलाता है। तो प्रधान की अनुपस्थिति रहने पर ग्राम सभा की अध्यक्षता उप प्रधान द्वारा की जाती है, यानी उप यहाँ पे मुखिया के द्वारा की जाती है। ग्राम सभा अपना निर्णय खुद लेती है और ग्राम सभा के सदस्य ग्राम के सभी वयस्क व्यक्ति होते हैं जिनका नाम ग्राम के मतदान सूची में अंकित होता है। ग्राम सभा के कार्य समुदाय कल्याण के क्षेत्र में रहते हैं। तो प्यारे साथी, ये जो थे 9 ऐसे इम्पोर्टेंट एंड बीबीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और ऐसे प्रश्न जो है बार बार आपसे पूछे जाते हैं। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। अगर आया है तो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना अपना राय देंगे। साथ ही साथ एक बार वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करने का प्रयास करें। मिलते हैं फिर से अगले लेक्चर्स में, तब तक के लिए बाय बाय।